अच्छा, आ गए आप लोग और वीडियो भी देखना शुरू कर दिया। तो अगर इस वीडियो को आप देख पा रहे हैं तो उसके पहले आप लोगों को यह बात पता होनी चाहिए कि कोई भी चीजें हमें दिखाई देती है बिकॉज जब कभी भी लाइट रेज स्पेक्ट्रम के रूप में हमारी आंखों के अंदर एंटर करती है तो हमारी आंखों के अंदर पाया जाता है रेटिनल फ्लूइड, जो कि एक ऑब्वियस बात है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ये कन्वर्ट करता है इस स्पेक्ट्रम को नर्व इंपल्सेस में, और ये जो नर्व इंपल्स होती है ये सीधे जाती है ब्रेन पर, और ब्रेन को जाकर ये बोलती है कि भैया वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और साथ ही साथ में इसे शेयर भी कर देना। ठीक, खैर ये तो दूसरी बात है, बट आज का जो टॉपिक होने वाला है कुछ इसी से रिलेट होने वाला है, जो कि होने वाला है हमारे पास में कि आखिर केमिस्ट्री होती क्या है, व्हाट इज केमिस्ट्री, और साथ ही साथ में अगर आप केमिस्ट्री को पढ़ते हो तो उसको पढ़ने का तरीका क्या होता है, और केमिस्ट्री की वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ब्रांचेस जिसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं होता है, जो कि होती है एस्ट्रोकेमिस्ट्री। सो हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मेरा नाम है राहुल गुरुंग और आज पढ़ने वाले हम बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक। तो चलिए फटाफट से इस टॉपिक की शुरुआत कर लेते हैं। तो देखो, जब कभी भी बात आती है केमिस्ट्री की तो सबसे पहले शुरुआत आती है यूनिवर्स की। तो भैया जब कभी भी यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी तो हम बोलते हैं बिग बैंग हुआ था। बिग बैंग में बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई थी, और साथ ही साथ में इस एनर्जी में बने थे दो एटम्स, जिसमें से एक है हाइड्रोजन, एक है हीलियम। तो शुरुआती एलिमेंट्स हमारे पास में ये थे। ये एलिमेंट बहुत ही ज्यादा एनर्जी की वजह से फैलना शुरू करने लग गए इस पूरे यूनिवर्स में, और जब ये इस यूनिवर्स में फैलना शुरू कर देते हैं और फिर इनसे टकराती है कॉस्मिक रेज, तो कॉस्मिक रेस के टकराने की वजह से इनका जो न्यूक्लियस है उसको पेनिट्रेशन मिलता है। ये कॉस्मिक रेज एक्चुअल में इनके न्यूक्लियस को पेनिट्रेट करती थी, और इसके पेनिट्रेशन से न्यूक्लियस डिस्टर्ब होता था, जिससे कि कई सारे नए न्यूक्लियस बने, जिससे कि अस्तित्व में आए कई सारे छोटे और बड़े एटम। जैसे आपके पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, वो तो बना ही था, इसके अलावा और भी बड़े बड़े जैसे आयरन, सिलिका, ये सब बनना चालू हो गए, और उनके कॉम्बिनेशन से फिर बने मॉलिक्यूल्स। जैसे दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बना वाटर का मॉलिक्यूल। पर अब यहां पर बात यह की जाती है कि यहां पर जब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन एक बार शुरू हुआ तो सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल भी बना, जो कि था हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल, जो कि है H2, और इसी के साथ सबसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल भी बना, जो कि एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल होता है। तो भैया सिंपल भी बन रही थी चीजें, डिफिकल्ट भी बन रही थी चीजें। और जब यहां पर मैं बात करता हूं कि इतनी सारी चीजें जो बन रही थी और अभी तक बन चुकी हैं, तो इनके बीच में आखिर जो इंसान है वो कहां फिट हुए, इंसानों ने कहां से केमिस्ट्री में पढ़ना शुरू करा। तो भैया इंसानों की सबसे पहले केमिस्ट्री के साथ में जो जुगलबंदी चालू हुई थी वो चालू हुई थी इस तरह से, जब इंसान ने पहली बार आग जलाना सीखा था। और इंसान ने जब आग जलाना सीखा तो उसने सबसे पहला काम जो किया था वो काम किया था खाना पकाना। बढ़िया से टेस्टी खाना बनाया। टेस्टी खाना बनाने के बाद में इसने खूब खाया, खूब खा के इसका पेट भर गया। पर जैसे ही इसका पेट भर गया, इसके पास खूब सारी एनर्जी आई, तो इसने एनर्जी को यूटिलाइज करना चालू कर दिया। और इंसानों की आदत है कि भैया जब जरूरत से ज्यादा एनर्जी आती है तो उसको हमेशा से ही वो यूटिलाइज करने लगा लड़ाई झगड़े करने में। तो इंसानों ने लड़ना चालू कर दिया। अब जब इंसानों ने लड़ना चालू कर दिया तो इन्हें जरूरत पड़ने लगी हथियारों की। जैसे कि यहां पर इन्हें ऐसे हथियार चाहिए थे जो बहुत ज्यादा ड्यूरेबल रहे। ऐसा नहीं कि लकड़ी आपने एक ली, सामने वाले को एक बार में मारा और लकड़ी टूट गई, भैया ऐसे हथियार नहीं चाहिए। इन्हें चाहिए थे मेटल से बने हुए काफी ज्यादा मजबूत हथियार, जिसके लिए इन्होंने अब केमिस्ट्री में और ज्यादा अंदर कूदना शुरू कर दिया, जिससे इन्होंने पढ़ना चालू करा अब मेटलर्जी को। मेटलर्जी की अगर बात करते हैं तो मेटलर्जी में डिफरेंट काइंड ऑफ मेटल्स को आपस में अलग अलग प्रोपोर्शन में मिलाया, और इससे मिलाकर क्या बनाना चालू करा, शुरुआत में तलवार बनाना चालू करी, भाले, खंजर, बहुत सारे अलग अलग यहां पर हथियार बनाना शुरू कर दिए। परंतु अगर आप मॉडर्न टाइम की बात करते हो तो भाई साहब सिर्फ यहीं पर ही इसका यूज नहीं किया जाता। इंसानों ने मेटलर्जी में इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है कि स्पेस जहां पर -150 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर होता है, तो हम इतने ड्यूरेबल मेटल बनाने लग गए, इतने ड्यूरेबल मटेरियल बनाने लग गए जो इतने लो टेम्परेचर पे भी बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर सकते हैं। तो खैर वो अलग बात है। पर अब बात करते हैं कि जब युद्ध हुए तलवारों से, गोलियों से, चाकुओं से, भालों से,
तो यहां पर लोग हुए जख्मी। अगर जो लोग यहां पर जख्मी हुए तो उन्हें जरूरत पड़ी मेडिसिन की, और मेडिसिन बनाने में भी सबसे बड़ा योगदान किसका? केमिस्ट्री का, क्योंकि अगर केमिस्ट्री नहीं होती तो आप नहीं पता कर पाते कि किस बीमारी के लिए कौन कौन सी मेडिसिन जरूरी होती है। फिर इंसान थोड़ा सा और डेवलप्ड हुआ। इंसानों ने बोला कि यार इस तरह से हिंसा करके कोई मतलब नहीं है। इंसानों ने यह बोला कि भैया लड़ाई झगड़े में कुछ भी नहीं रखा है, फालतू फोकट दवाइयां बनानी पड़ती है, तो उसका एक सॉल्यूशन निकाला जाए। तो सॉल्यूशन क्या निकाला इंसानों ने जहर बनाना चालू कर दिया, जिस जहर ने दूसरों को मारना शुरू कर दिया, और इसके अंदर कोई भी हिंसा नहीं हुई। शांति से खाने के अंदर जहर मिलाकर दे दिया और इंसान वहां पर से निपटना चालू हो गया। तो इस तरह से इंसानों ने अपनी तरक्की करना शुरू कर दिया, और फिर यहां पर लगातार इंसान तरक्की करता चले गया। पर अब बात आती है कि जब इंसानों ने इतनी तरक्की कर ली तो एक प्रॉपर वे होना चाहिए इस तरक्की को समझने का या इन चीजों को पढ़ने का। तो प्रॉपर वे में जब कभी भी स्टडी की जाए तो सबसे पहले स्टडी की जाती है मैटर की। ठीक है जी, सबसे पहले किसकी स्टडी की जाती है? मैटर की। मैटर के रिगार्डिंग बोला जाता है ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस को और जिसके अंदर पाया जाता है मास, तो उन्हें क्या कहा जाता है? मैटर। जनरली मैटर इस तरह से दिखाई देते हैं जैसे कि ये हो गए सॉलिड्स, ये हो गए लिक्विड्स, और ये हो चुकी हैं हमारे पास में गैसेस। तो इस तरह से क्या हुआ? मैटर्स की शुरुआत हुई। पर अब बात करते हैं कि मैटर आखिर बना तो बना कैसे? ये सारा मैटर बना था एटम से, और ये एटम बने थे 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स से। अगर मैं बात करता हूं कि 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से थे, तो ये था इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स थे, जिसके अंदर हम लोगों ने यह पढ़ना शुरू कर दिया कि किसी भी एटम का जो कोर होता है जिसे कहा जाता है न्यूक्लियस, इसके अंदर पाए जाते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जिसकी वजह से एटम का मास क्रिएट होता है, और इस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन लगातार रिवॉल्व करते जाते हैं, जिसके वजह से एटम आया अस्तित्व में। जब हम लोगों ने एक एटम के बारे में पता करना शुरू करा तो भैया गाड़ी रुकी नहीं, गाड़ी लगातार आगे बढ़ती गई और गाड़ी इतनी आगे बढ़ी कि हमने शुरुआत करी थी एक एटम को जानने से, और यहां पर हम पूरी पीरियोडिक टेबल बना चुके हैं जहां पर कई सारे आप लोगों ने एटमों की डिस्कवरी कर ली। इसमें से कुछ जो होते हैं नेचुरली पाए जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो आर्टिफिशियल होते हैं या मैन मेड होते हैं। अब जब हमने इतने हथियार बना लिए, मतलब इतने एलिमेंट बना लिए, तो इन एलिमेंट से अब निर्माण हुआ कंपाउंड का। पर ये कंपाउंड बड़े ही अजीब होते हैं, मुझे तो बड़े अजीब लगते हैं। अब उसका भी रीजन बताता हूं क्यों। जैसे कंपाउंड है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस की खासियत यह होती है कि भैया हाइड्रोजन गैस में आग बहुत तेजी से लगती है, बहुत ही भैया भयंकर कंबशन वाली गैस होती है। हाइड्रोजन गैस को अगर जलना है तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। दोनों को जब यहां पर हाइड्रोजन गैस को जलाया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो भयंकर से आग लग जाती है। पर आश्चर्य की बात यहां पर यही है कि इसी हाइड्रोजन और इसी ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बना हुआ जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है या जो पानी होता है, वो काम आता है आग बुझाने के लिए। एक तरफ तो यही लोग आग लगा भी रहे हैं और एक तरफ यही लोग आग बुझा भी रहे हैं। तो मॉलिक्यूल्स की इतनी खतरनाक सी चीज होती है। इसके अलावा जब मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड की स्टडी की गई तो यह पाया गया कि यहां पर जरूरी नहीं है कि आपके पास में एक सिंगल यूनिट ऑफ मॉलिक्यूल्स हो। कई बार मॉलिक्यूल्स का एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है जिसको हम यहां पर बोलते हैं क्रिस्टल लैटाइस। ये क्रिस्टल लैटाइस के बारे में बहुत ही अच्छे से जानते हैं क्लास 12th के स्टूडेंट। उनका पहला ही चैप्टर है सॉलिड स्टेट, इसमें उन्होंने पढ़ के रखा है क्रिस्टल लैटाइस को। तो रेगुलर अरेंजमेंट की वजह से सॉलिड स्टेट होती है जिसमें क्रिस्टल लैटाइस का फॉर्मेशन होता है, और अगर चीजें इररेगुलर हो जाएं तो इररेगुलर होने की वजह से बनता है आपके पास में मिक्सचर। जैसे इस मिक्सचर के अंदर आपको नहीं पता कौन सी चीजें कितने अमाउंट में मिला के रखी गई है, हो सकता है कुछ ज्यादा हो जाए कुछ कम हो जाए, तो इसलिए इसको क्या कहा गया है? मिक्सचर। तो हम लोगों ने देख लिया कि अरेंजमेंट सही रखने से क्या होता है, गलत रखने से क्या होता है। परंतु बात यह आती है कि बना कुछ भी लो पर उसको आपस में चिपकाना तो पड़ेगा, जोड़ना तो पड़ेगा। तो भैया आखिर वो कौन सा ग्लू है
या कौन सा गम है जो हर किसी को आपस में जोड़े हुए है? ठीक है जी, कौन सा ग्लू या कौन सा गम है जो हर किसी को आपस में जोड़े हुए है? जब इस बारे में हम लोगों ने ढूंढना चालू करा तो हमको यहां पर नई चीज के बारे में पता चला जो कि कहलाता है केमिकल बॉन्डिंग। तो अब यहां से हम लोग केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ना शुरू कर दिए। केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ते समय हमने पाया कि 4 तरह के केमिकल बॉन्ड्स हमारे पास में पाए जाते हैं, जिसमें होते हैं कोवलेंट, आयनिक, हाइड्रोजन एंड वेंडरवॉल। अगर मैं बात करता हूं आयोनिक बॉन्ड की, सॉरी कोवलेंट बॉन्ड की, तो कोवलेंट बॉन्ड्स में क्या होता है, यहां पर इलेक्ट्रॉनों की हो जाती है शेयरिंग। वहीं पर अगर मैं बात करता हूं आयनिक बॉन्ड की, तो यहां पर या तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जाता है और साथ ही साथ में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जाता है। तो यह क्या कहलाए, आयनिक बॉन्ड। वही हाइड्रोजन बॉन्ड की बात की जाए, बड़ा सिंपल है। जब कभी भी हाइड्रोजन जैसा पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक का कोई एटम ऑक्सीजन जैसे नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक वाले एटम के साथ में कंबाइन होकर H2O बनाता है, तो यहां पर हम एक चीज नोटिस करते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिविटी होती है, भले ही थोड़ी सी हो, स्लाइटली नेगेटिव हो, पर होता जरूर है। पर वहीं अगर मैं बात करता हूं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन नेचर में कैसा होता है, हाइड्रोजन भैया नेचर में हो जाता है पॉजिटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव अपोजिट चार्जेस होने की वजह से इनके बीच में लगता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिस वजह से ये पास पास आ जाते हैं और निर्माण होता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स का। वहीं अगर वीक वेंडरवॉल फोर्स या वेंडरवॉल फोर्स की बात की जाती है, तो कई सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो कि जनरली डायटोमिक होते हैं, जैसे H2 हो गया, O2 हो गया या N2 हो गया, तो यहां पर क्या होता है कि इनके बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होता है जो कि बहुत कमजोर सा होता है, बट स्टिल होता है। तो उसे क्या कहा गया है, वीक वेंडरवॉल फोर्स या वेंडरवॉल फोर्स, इसे ये कहा जाता है। तो इस तरह से यहां पर केमिकल बॉन्डिंग की पढ़ाना हमने शुरू कर दिया। पर एक चीज ध्यान रखो, किसी को भी अगर जोड़ना है तो जोड़ने के लिए एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और अगर आप ये एनर्जी ज्यादा यूज कर लोगे तो भैया थक जाओगे इस इंसान की तरह। पर बात करते हैं कि भाई अगर आप इसको जोड़ रहे हो तो वो जोड़ने वाली एनर्जी क्या है, तो वो जोड़ने वाली एनर्जी क्या कहलाती है, एक्टिवेशन एनर्जी। अगर इस एक्टिवेशन एनर्जी की बात की जाए तो ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिस वजह से कोई भी रिएक्शन स्टार्ट होती है, चाहे वो मॉलिक्यूल का बनना हो या मॉलिक्यूल का टूटना हो। सारी की सारी कहानी किस पे डिपेंड करती है, एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर। तो आप ये बोल सकते हो कि एक्टिवेशन एनर्जी हेल्प करती है कपल बनाने में, जोड़ियां बनाने में, जो कि आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ रहे थे। पर यहां पर भी एक क्लॉज होता है। क्या चीज होगी, अगर कपल्स बनाने हैं, लड़का और लड़की किसी शादी में गए हैं, तो शादी में जाते टाइम पर तुम लोगों ने हमेशा यह देखा होगा कि भाई लड़का अननोन, लड़की अननोन, दोनों का मिल पाना बड़ा मुश्किल है। अरेंज मैरिज की बात कर रहा हूं, है ठीक है, लव मैरिज की बात नहीं कर रहा हूं, वरना पता चला तुम तो कॉलेज वॉलेज में ही सब हो जाता है। तो हम यहां अरेंज मैरिज की बात करें तो अरेंज मैरिज के अंदर क्या हो जाता है कि एक लड़का है वो अननोन है, लड़की है वो अननोन है। अब यहां पे अगर दोनों को मिलाना है तो भाई दोनों को मिलाने में थोड़ा समय लगेगा, थोड़ी ज्यादा एनर्जी लगेगी, क्योंकि वो अपने से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। पर यहां अगर कोई बुआ पहचान की निकल जाए, कोई मासी पहचान की निकल जाए, या फिर कोई चाची पहचान की निकल जाए, तो वो क्या करती हैं, अपनी तरफ से थोड़ी सी बात लगाती थी, वो देख 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 बोले कि वो लड़का है, लड़की को बोलती है, लड़के को बोलती है वो देख देख वो लड़की है, वो अपने रिश्ते में वहां से वो लगती है, यहां से वो लगती है। मतलब ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश दे देते हैं। इनके थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश देने की वजह से कपल्स का मिलना ज्यादा आसान हो जाता है। और ये जो कपल्स का मिलना आसान हो जाता है, तो यहां से अब जनरेट होता है नया कॉन्सेप्ट कैटलिस्ट का। तो यहां पर जो बुआ चाची मौसी होती हैं वो कैटलिस्ट की तरह काम करती हैं, जो कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम करवा देती हैं, जिस वजह से आपके पास में जोड़ियों का बनने का जो समय होता है, उसका जो ड्यूरेशन होता है वो कम हो जाता है, वो जल्दी आपस में आके मिल जाते हैं। तो ऐसी कुछ कहानी होती है। इसके अलावा बात करते हैं कि जब आप जोड़ियां बना ही लेते हो तो आगे चल के परिवार बनेगा। परिवार बनने की 2 शर्त होती है जो कि डिपेंड होती है आपके पास में, वो होती है या तो टेम्परेचर या फिर होता है आपके पास में प्रेशर। इन 2 चीजों से परिवार बनता है। परिवार के 3 टाइप होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो कि जनरली मैटर के भी टाइप होते हैं। अब ये जो 2
केसेस होते हैं परिवार के बनने में, वो किस तरह से हेल्प करते हैं, जरा इस बात को समझना। जब कभी भी सॉलिड परिवार बनेगा तो सॉलिड परिवार की हमेशा एक खासियत होती है कि यहां पर टेम्परेचर होगा कम और प्रेशर होगा ज्यादा। मतलब बात कुछ ऐसी होती है कि भैया घर में अगर लड़ाइयां कम होगी, ठीक है, या घर में लड़ाइयां कम होना चाहे, तो उसके लिए एक चीज बहुत जरूरी होती है कि परिवार के जो सबसे बड़े सदस्य हैं या जो परिवार का सबसे बड़ा मेंबर है वो क्या करेगा, वो प्रेशराइज करके रखेगा सभी को कि भाई साहब लड़ाई नहीं करना, हमें सॉलिड फैमिली बनाना है। पर वहीं अगर इसका उल्टा हो जाए, गैसियस फैमिली, तो गैसियस फैमिली में क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है हमेशा हाई और जो प्रेशर होता है वो होता है लो। मतलब यह है कि गैसों में जैसे परिवार बिखरा हुआ रहता है। परिवार क्यों बिखरा है, लड़ाइयां ज्यादा हो रही हैं, साथ ही साथ में जो हेड है परिवार का वो वहां प्रेजेंट नहीं है, जो कि क्या कर सके, प्रेशराइज कर सके सभी को मिलजुल कर रहने के लिए। तो इस तरह से दो परिवारों को बनाने में किसका, या दो से ज्यादा कितने भी परिवार हो यार, सभी को बनाने में दो फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, टेम्परेचर और दूसरा क्या होता है, प्रेशर। अगर सॉलिड और गैसों के बीच में यह कहानी होती है तो यह याद रखना, लिक्विड जो होते हैं वो दोनों के ही इन बिटवीन आते हैं। इन दोनों के बीच की जो परिस्थिति होती है उन्हें क्या कहा जाता है, लिक्विड। अब कई सारे लोग मुझे बोलना चालू कर देंगे कमेंट बॉक्स में कि यार सर बच्चे वाली बात बता रहे हो, सॉलिड लिक्विड गैस हम लोगों ने बचपन में पढ़ के रखा हुआ है, कुछ बड़ा बताओ। हमको भी पता है, ठीक है, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है अगली बात हमारे पास में किसकी होने वाली है। तो भाई साहब अगली बात जो हमारे पास में होने वाली है वो होने वाली है प्लाज्मा स्टेट की। अब ये प्लाज्मा स्टेट क्या होती है जरा इसको भी समझते हैं। जब कभी भी किसी भी गैस को आयोनाइज करा जाता है, मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया जाता है, तो उसे कहा जाता है गैसों का आयोनाइजेशन। गैसेस आयोनाइज होने के बाद में बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाती हैं, जिससे कि एक नई स्टेट बनती है जिसको क्या कहा जाता है, प्लाज्मा। सन की अगर बात की जाए तो जो हमारा सन है, ठीक है, हमारा सन पुत्र वाला सन नहीं, जो अंतरिक्ष में प्रेजेंट है सन या जो सूर्य है, वहां पर भी प्लाज्मा स्टेट पाई जाती है, क्योंकि वहां पर गैसेस आयोनाइज हो जाती हैं, जिनमें की दो सबसे मेजर गैस होती हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। तो गैसों के आयोनाइजेशन की वजह से ये यहां पर एनर्जाइज होती हैं, जिससे ग्लो जनरेट होता है, जिसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है नियॉन लैंप। तुमने देखा होगा पार्टियों में वो चमकदार से जो रिंग पहनी जाती है या जो लैंप्स वगैरह यूज किए जाते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो होते हैं नियॉन लैंप्स। तो इस तरह से घटनाएं आगे बढ़ती हैं। पर अब बात यह है कि इन सब को हमने पढ़ लिया, समझ लिया, चलो ऐसा होता है, ऐसा होता है, सबको मिला दिया, ऐसे मिला दिया, वैसे मिला दिया, परिवार बना दिया। पर अब सही तरीका क्या होता है इन सभी को मिलाने का? तो इन सभी को मिलाने का जब सही तरीका पढ़ते हो तो आपको पढ़नी पड़ती है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन दो तरह से हो सकती है, या तो पति पत्नी, मतलब शादी से पहले पति पत्नी, शादी के बाद होंगे ना पति पत्नी, तो जब लड़का और लड़की, वर या वधू आपस में मिलकर कपल बना दे तो इसको क्या कहा जाता है, सिंथेसाइजेशन। सिंथेसाइज हो गए, अब एक जोड़ी बन चुके हैं। पर जो पति पत्नी यहां पर दोनों साथ में थे, उनके बीच डाइवोर्स होकर अगर दोनों अलग हो जाएं तो इसे क्या कहा जाता है, डीकंपोजिशन कहा जाता है। ये दो आपके पास में तरीके होते हैं, इसके अलावा भी दो और तरीके होते हैं। क्या? पति और पत्नी के बीच में कोई तीसरा आ जाए और तीसरा या जो तीसरी है वो पत्नी को रिप्लेस कर दे और उसकी जगह पर आ जाए और पत्नी वहां से छोड़कर चली जाए उसे, तो वो क्या कहलाता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। और यहां पर अगर लव ट्रायंगल से बढ़कर हम आगे चले जाते हैं कि भैया एक कपल ये थे, एक कपल ये थे, दोनों आपस में खुश नहीं थे, तो दोनों ने क्या करा, अपने पार्टनर को एक्सचेंज करके नई जोड़ियां बना ली, तो इसको क्या कहा जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाएगा। तो ये होते हैं तरीके आगे जाके यहां पर इन कपल्स को बनाने के। एक बार कपल्स बनाने का तरीका देख लिया, इनको बनाने का तरीका देखने के बाद में दिमाग में यह आया कि भैया यहां पे इनका कोई रूल भी तो होगा, कोई रूल फॉलो करते होंगे, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है द फंडामेंटल लॉ। फंडामेंटल लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट लॉ जो पढ़ाया जाता है वो होता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन।
कोई भी केमिकल आपस में किस तरह से मिलते हैं, दैट इज नोन एज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। और अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी की बात की जाए तो जैसे नमक और पानी को मिलाने पर आपके पास में एक नमकीन पानी बन जाता है, परंतु यहां पर न किसी को नुकसान न किसी को फायदा, तो इसे ही क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इन टर्म्स अगर बात करते हैं तो नो एनर्जी और मास इज क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, दे जस्ट कन्वर्टेड। नहीं मास कुछ वहां पर बन रहा है नया या डिस्ट्रॉय हो रहा है, नहीं एनर्जी बन रही है डिस्ट्रॉय हो रही है, सिर्फ कन्वर्ट हो जा रही है। तो वो कहानी क्या होती है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। ठीक है जी, तो इस तरह से इन लोगों को हमने मिलाना सीख लिया। अब जब ये मिलते हैं तो इनके मिलते समय यह होता है कि भाई इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज होता है, या तो इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं या तो इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं। तो जो यहां पर इलेक्ट्रॉनों की लेनी देनी होती है, तो इलेक्ट्रॉनों की लेनी देनी यहां पर कहलाती है रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है जी, क्या कहलाती है, रेडॉक्स रिएक्शन, जहां पर दो रिएक्शन का कॉम्बिनेशन होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अगर एक साथ होती हैं तो उसको क्या कहा जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे यहां पर अगर बात करता हूं तो सोडियम आयन एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इस वजह से यह कहला रहा है यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, क्या कहला रहा है, यह कहला रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पर वही क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो यह क्या कहला रहा है, यह कहला रहा है रिड्यूसिंग एजेंट। तो कुछ ऐसी कहानी होती है। तो एक बन गया ऑक्सीडाइजिंग, एक बन गया रिड्यूसिंग, और दोनों साथ में मिल गए तो बना दिए रिडॉक्स रिएक्शन। इसके बाद में आती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जब लोग मिलना चालू करते हैं तो इनके मिलने पर अब इनका टेस्ट किया जाता है। ठीक है, टेस्ट कैसा, ऐसा नहीं, ये वाला टेस्ट नहीं किया जाता। टेस्ट किया जाता है यहां पर पीएच स्केल का। पीएच स्केल की अगर बात करता हूं तो कहा जाता है हाइड्रोजन स्केल, जो किसी भी सब्सटेंस या कंपाउंड की एसिडिटी और बेसिसिटी को चेक करता है। वो भी बड़ा आसान है। बीच में देखो, बीच में आता है वाटर, न ही एसिड न ही बेस। अगर आप इस वाटर के लेवल 7 से यहां राइट हैंड साइड पर मूव करते हैं तो बेस का नेचर बढ़ता है, लेफ्ट हैंड साइड पर मूव करते हैं तो एसिड का कैरेक्टरिस्टिक बढ़ता है। जहां एसिड खट्टे होते हैं वहीं बेस टेस्ट में कड़वे होते हैं। यकीन नहीं आए तो 14th नंबर पे जो ड्रेन क्लीनर है, पी के मत देखना, थोड़ा सा टेस्ट करके देख लेना, पता चल जाएगा वो कड़वा है। करना मत रे भाई, नहीं तो बाद में तुम बोलोगे कि सर पता नहीं क्या क्या टेस्ट करवाते हैं हम लोगों को। करना मत। करना चाहो तो ये कर सकते हो, भले ही साबुन कर सकते हो, नहाते टाइम पे थोड़ा सा टेस्ट करके देख लेना, पता चल जाएगा कि वो बेसिक होता है नेचर में। और अगर यहां पर बात होती है एसिडिटी और बेसिसिटी की, तो एसिड को इन जनरल हमेशा यह कहा जाता है कि जो भी प्रोटॉन डोनर होते हैं या H पॉजिटिव के डोनर होते हैं वो कहलाते हैं एसिड। और अगर आप बात करते हो बेस की, तो जो कोई भी प्रोटॉन के एक्सेप्टर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं हमारे पास में बेस। तो इस तरह से कहानी बनती है एसिड और बेस की। और अगर एक बार कहानी बन गई एसिड और बेस की, तो यहां के बाद में अब नई कहानी बनती है, वो ये कि आप चीजों को मिला तो रहे हो, पर जरूरत नहीं है कि हमेशा जरूरी नहीं कि वो मिलजुल के रहें। कैसे, इस तरह से हो सकता है A प्लस बी को मिलाने पर तुम्हारे पास C प्लस डी तो बन जाए, पर उनको अगर मन नहीं रहा, मुड़ नहीं रहा, तो मुड़ नहीं होने की वजह से C प्लस डी वापस A प्लस बी में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इस तरह से अगर कोई स्पेशल काइंड ऑफ रिएक्शन होती है तो इसे कहा जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन। और इस रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर अगर दोनों तरफ अमाउंट 50-50% हो जाए तो ऐसी स्टेट क्या कहलाती है, यह कहलाती है इक्विलिब्रियम। तो कुछ कहानी इस तरह से चलती है। तो ऐसे अचीव की जाती है इक्विलिब्रियम की स्टेट, और इस तरह से बनता है हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन। अब बात कर लेते हैं कि भाई ये तो हमको समझ में आ गया कि केमिस्ट्री क्या है, पढ़ना कैसे है, कौन सी चीज कहां आई, कौन सी चीज कहां नहीं आई। अब आता है वो पार्ट जहां पर हम लोग पढ़ते हैं कि भैया जो केमिस्ट्री होती है उसकी ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं, थ्योरेटिकल, एनालिटिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बायोकेमिस्ट्री और
एस्ट्रोकेमिस्ट्री, ये सारी ब्रांच होती है केमिस्ट्री के अंदर जो मेजर ब्रांचेस होती है। एक एक करके सभी की जानकारी लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं थ्योरेटिकल केमिस्ट्री की बात करता हूं तो नाम से ही पता चल रहा है कुछ थ्योरी से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो जब कभी भी थ्योरी बनाई जाती है तो बात की जाती है कि एटम अगर बनता है तो उसके बनने का रीजन क्या है, अगर मॉलिक्यूल बनाया तो जो मॉलिक्यूल का शेप है वो किस तरह से डिफाइन किया जाए, एटमों की ही बात की जाए तो एटम का रियल शेप क्या होता है, जबकि एटम इतने छोटे होते हैं हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो इन चीजों के बारे में जो थ्योरीज बनाई जाती है या केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है, दैट इज नोन एज थ्योरेटिकल केमिस्ट्री। इस थ्योरेटिकल केमिस्ट्री में चाहे आप बात कर लो तो बात आती है आपके पास क्वांटम कंप्यूटर्स की, जो कि बहुत ज्यादा प्रिसाइज कैलकुलेशन और बहुत बड़े कैलकुलेशन करने में भी कैपेबल होते हैं। या फिर बात आती है एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ और सिर्फ कोडिंग पर डिपेंड नहीं करता है, ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपने किस कंप्यूटर पे उसकी कोडिंग करी है। तो कंप्यूटर पे कोडिंग करना और साथ ही साथ में उसको यह बताना कि भैया इस लेवल पर कोडिंग की जाए, तो वो भी हमारे पास में थ्योरेटिकल केमिस्ट्री का काम है। इसके बाद बात करते हैं जो क्वार्क्स पार्टिकल्स होते हैं, जो कि आपके एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, तो उनकी स्टडी भी हमारे पास केमिस्ट्री के तहत ही आती है। तो ये सारी चीजें होती हैं किसमें, थ्योरेटिकल केमिस्ट्री में। फिर बात करता हूं फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं जैसे फिजिक्स के लॉज होते हैं, तो उसी तरह से यहां फिजिकल केमिस्ट्री पे भी बात आती है। फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं एनर्जी, टाइम, मोशन, फोर्स और थर्मोडायनेमिक्स को, इन सभी चीजों को हम लोग पढ़ते हैं। और इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि इस फिजिकल केमिस्ट्री की ही एक ब्रांच होती है जिसको हम लोग मटेरियल साइंस के नाम से भी जानते हैं। तो मटेरियल साइंस एक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जहां पर बैटमैन के वो वाले सूट, जहां पर उसके कपड़े से उसकी ड्रेस बनाई गई थी, चाहे उसका क्लॉक हो, चाहे उसके कपड़े हो या उसके कच्छे हो, सब बनाए गए थे किससे, सब बनाए गए थे कपड़े से। तो स्टडी यहां से चालू होकर उस बैटमैन तक आती है जिसका सूट बना था केवलार से, जो कि एक पॉलीमर होता है जिसको कोई बुलेट पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। तो ये सारी चीजें स्टडी किस में आती है, मटेरियल साइंस में आती है। तो भैया ये भी केमिस्ट्री है। इसके अलावा बात करता हूं एनालिटिकल केमिस्ट्री की, मतलब केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें यह कहा जाता है कि जिस भी चीजों को आप ढूंढ रहे हो, जिस भी चीजों के बारे में आप बात कर रहे हो, तो वो सारी बातें आपको सामने वाले को प्रूफ भी करके बतानी है। कैसे, टेस्ट के जरिए। चाहे वो इस तरह की क्रोमेटोग्राफी हो या फिर हो इस तरह का पेप्टाइजेशन या फिर हो इस तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी, तीनों ही कंडीशंस पे जब आप किसी भी कंपाउंड को या सब्सटेंस को एनालाइज करते हो तो ये आती है एनालिटिकल केमिस्ट्री की ब्रांच में। इसके अलावा अगर मैं और बात करता हूं तो आप लोगों के दिमाग में अब आएगा कि सर इतनी इधर उधर की बातें कर ली पर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का तो नाम ही नहीं लिया। तो टेंशन मत लो, अब उसी की बात है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में कहानी क्या होती है कि केमिस्ट्री ऑफ लाइफ जो कि होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री। इसके अलावा अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करता हूं तो जितनी भी चीजें ऑर्गेनिक और बायोकेमिस्ट्री के बाद में बच जाती हैं वो सारी होती हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा जाए तो क्या आता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है मैन मेड केमिकल कंपाउंड, जिसमें होते हैं मेडिसिन, एग्रीकल्चर, डिटर्जेंट, इमल्सिफायर, कोटिंग, पिगमेंट और फ्यूल्स। वहीं पर अगर बात करता हूं मटेरियल साइंस के अंदर भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अच्छा खासा योगदान होता है, जिसमें आते हैं सुपर कंडक्टर या सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स। और एक बात का ध्यान रखना, अगर क्वांटम कंप्यूटर्स बनाने हैं तो उसमें नॉर्मल कंडक्टर यूज नहीं किए जाते हैं, कोई नॉर्मल मटेरियल या मेटल यूज नहीं की जाती है, उसमें यूज किए जाते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स, जो अगेन केमिस्ट्री की मदद के बिना नहीं बन सकते हैं। मदद क्या, केमिस्ट्री से ही बनेंगे, बिना केमिस्ट्री के इनको बना पाना पॉसिबल ही नहीं है। और अगर मैं बात करता हूं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बीच में झूलती हुई एक केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसको कहा जाता है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, जहां पे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों को कंबाइन करके कुछ कंपाउंड्स बनाए जाते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा वेल नोन कंपाउंड आपके पास में रखा हुआ है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX। ठीक है, बहुत ही ज्यादा यूज किया जाने वाला रिएजेंट। तो ये भी किससे बना है, ये भी केमिस्ट्री से बना है सर, ऑब्वियस बात है। इसके बाद अगर गाड़ी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए तो बात करते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास में इंपॉर्टेंट होते हैं हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। इसके अलावा और भी एलिमेंट जैसे नाइट्रोजन हुआ, हेलोजन हुआ, और अलग अलग एलिमेंट को इन्वॉल्व करके भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। तो भाई साहब अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये सारी चीजें आती हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के एग्जांपल्स क्या हैं, तो ये देखो
चाहे पेपर हो जो सेलुलोज से बना हो, नेल पॉलिश हो, कैंडल वैक्स हो, गैसोलीन हो, सोप हो या फैब्रिक हो, सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही बने हुए हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी ही हमें लेकर जाती है बायोकेमिस्ट्री की तरफ, जहां पर अगर मैं बायोकेमिस्ट्री की बात करता हूं तो बायोकेमिस्ट्री में 4 इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ते हैं, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड प्रोटीन। जहां पे प्रोटीन हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, बॉडी के अंदर मसल्स का फॉर्मेशन होना, बॉडी बिल्डर वाले काम होना, तो वो सारे चाहे बॉडी बिल्डर हो या नॉर्मल लोग हो, भैया सभी में अगर मसल्स बनानी है तो प्रोटीन की खास करके रिक्वायरमेंट होती है। फिर आते हैं कार्बोहाइड्रेट जो कि डे टू डे लाइफ में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और इन दोनों के बीच में प्रेजेंट जो लिपिड्स होते हैं वो क्या करते हैं भैया, एनर्जी को स्टोर करते हैं। यही वो एनर्जी होती है जो काम आती है जब आपको खाना नहीं मिलेगा। इसके अलावा बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की। तो जब कभी भी हेरिडिटी को ट्रांसफर करना है कि भैया अगर मेरी शक्ल मेरे दादाजी से मिलती है, जैसे कि बाहुबली पिक्चर में था, बाप और बेटे की शक्ल काफी ज्यादा मिलती थी, क्यों? उनके आरएनए डीएनए का किस्सा था। आरएनए डीएनए किससे बनते हैं? न्यूक्लिक एसिड से। तो ये होता है बायोकेमिस्ट्री। और अब आती है केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसको कहा जाता है एस्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, एस्ट्रोकेमिस्ट्री ज्यादा लोगों को पता नहीं है, परंतु यह भी मैं बता देता हूं कि एस्ट्रोकेमिस्ट्री वो ब्रांच होती है जहां पे आप लोग स्टडी करके ये बता सकते हो इस अर्थ पर बैठे बैठे कि यूनिवर्स में कहां पर कौन से प्लैनेट्स में लाइफ एग्जिस्ट करती है। अगर एस्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं होती तो हम नहीं बता सकते थे कि जो मार्स है उसका कलर लाल क्यों है, या फिर यूनिवर्स में अगर कहीं लाइफ प्रेजेंट है तो वो कहां पर है। क्योंकि एस्ट्रोकेमिस्ट्री की ही जो देन है वो ये देन है कि भाई किसी तारे का जन्म हुआ हो या किसी तारे की मृत्यु हुई हो, सारी चीजें एस्ट्रोकेमिस्ट्री ही हमें बताती हैं। अगर आपको बोला जाए कि चांद पर पानी ढूंढना है तो वहां पर काम जो होगा पानी ढूंढने का कोई फिजिसिस्ट या फिर कोई मैथमेटिक्स नहीं कर सकता है, वहां पर काम कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट। अगर मैं बोलता हूं कि भाई साहब अगर कभी भी एलियंस के साथ में आपका आमना सामना हो जाता है, उनकी स्टडी करनी है, तो उनकी स्टडी करने में नई फिजिसिस्ट काम आने वाले हैं, चाहे वो कोई एस्ट्रोफिजिस्ट हो, थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट हो या फिर कोई मैथमेटिशियन, कोई काम नहीं आएंगे। वहां पर काम आएंगे अगेन कौन? केमिस्ट ही। क्योंकि केमिस्टों को पता है कि भाई साहब किसी भी चीज को तोड़ना, जोड़ना और उसके अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं वो सारा केमिस्ट्रों का काम होता है। इसलिए मैं बोलता हूं कि अगर आप केमिस्ट्री की स्टडी करते हो तो एक केमिस्ट वो होता है जो कि क्रिएटर होता है। तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट हमेशा क्रिएटर की होती है। और दुनिया में अगर सबसे बड़ी पावर की बात की जाए तो सबसे बड़ी पावर होती है क्रिएशन। जो इंसान क्रिएट कर सकता है तो ध्यान रखो डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। तो इसी वजह से सबसे पावरफुल कौन है? केमिस्ट्री। और अगर आप इस बात से एग्री हो गए हो कि वाकई में केमिस्ट्री इतनी ज्यादा पावरफुल है जो आपको एक क्रिएटर से लेकर एक डिस्ट्रॉयर तक की पावर दे सकती है, तो वीडियो को फटाफट लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में लिख देना कि सर मजा आया। और ये मजा मैं सभी को दूंगा। कैसे? शेयर करके। और अगर शेयर करके आप ये मजा सबको देते हो तो ये ध्यान रखो, यहां पर अगर और ज्यादा आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो www.stepupacademy.ind.in पर, जहां पर आपको मिलेगा बहुत सारा कंटेंट। ये देखो, नीट, क्लेट, जेई, एआई, सीयूईटी, टीईटी सब कुछ मिलेगा। और साथ ही साथ में जो हमारा मोटो है वो तो मिलेगा ही, जो कि क्या होता है? लर्न टुडे एंड लीड टुमारो। आज पढ़ाई कर लो और कल जाके क्या कर लो? लीड कर लो पूरी दुनिया को। क्योंकि अगर आपने केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ ली तो क्रिएटर बनोगे। एक क्रिएटर ही लीड कर सकता है पूरे वर्ल्ड को। तो बस इसी नोट के साथ में करते हैं इस वीडियो का एंड। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।